हाँ, तो कहता है ऐसी खाती पीती लड़की को अस्पताल में रखेगी, यह 1 महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहां तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। हमारे गांव में वृद्धा को उसके लड़के 5 लड़के साल से अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। गांव का कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पांव पकड़ करके कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के तो लाते भी नहीं है। ऐसे लड़कों से क्या ही आशा रखी जाए। एक ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ऐसी कहानी सुना रखा है। किसको? मंगू की माँ को। उसके हृदय जो है और ज्यादा दहल रही है। विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। किसके साथ? मंगू की माँ के साथ। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनना उड़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसता ही है। यहाँ पे ट्रेन में जो सफर कर रहे थे वहां पे यात्रियों के साथ चर्चा हो रही है। वो आपस में बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि बेटा तो कुछ पल के लिए ठीक भी होता है, लेकिन आजकल की जो बहुएं आती है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है ना। वो पहनना उड़ना खूब अच्छे से जानती है, लेकिन परिवार में रोटी बनाना, सबको खाना खिलाना कभी नहीं चाहती है ना। इसलिए घर में ज्यादा आदमी को पोसती ही नहीं है ना। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? और यहाँ पे आपस में ही बात कर रहे यात्रियों ने सवाल करता है कि इस लड़की की माँ नहीं है क्या? मंगू की ओर इशारा करके माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। ऐसा हो गया मानो कि अब सहने लायक नहीं है। आंखों के सामने सब लोग कह रहे हैं कि इस लड़की की माँ नहीं है क्या, और माँ वहीं पे सुन रही। कैसा लगा होगा बेचारी, है ना। आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुंध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर भी झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। आंखें शर्म से झुका लेती है मंगू की माँ, सिर भी झुक जाता है। माँ जैसा दावा जो है वो खुद ही व्यक्त कर देती है। पता चल जाता है लोगों की नहीं यही इसकी माँ। तो दूसरा यात्री बोलता है बाप रे, आप माँ होकर के इसे ढकेल रही है। फिर अस्पताल वालों की क्या दोष दिया जाए, तो आप माँ ही होकर के अस्पताल में मंगू को भर्ती करवाने जा रहे हैं, अपनी बेटी को भर्ती करवाने जा रहे हैं, तो अस्पताल वालों किसमें क्या दोष है? आप खुद ही मारनी चाहती है ना। माँ जी यदि अकेली होती तो लड़के को बुरा लगने का भय ना होता, लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर के वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। यहाँ पे लेखक ऐसा बता रहे हैं, ईश्वर पेटलीकर ऐसा कह रहे हैं कि यदि मंगू के माँ के साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि यदि वहां पे मंगू का भाई नहीं होता, अर्थात मंगू का जो माँ के साथ मंगू का भाई नहीं होता, तो शायद वो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर के लौट जाती। लेकिन भारी हृदय के साथ वो जो अस्पताल में क्या हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है, अभी चली जाती है अस्पताल में। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर में से लाया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनियां मुझे कपड़े पहनने को नहीं देती, खाना खाने नहीं देती, सिर में डालने के लिए तेल भी नहीं देती। यह नजारा था उस अस्पताल का। जब मंगू की माँ अस्पताल में जाती है तो इस तरह की नजारा देखती है कि बहुत से पागल वहां पे एडमिट हैं, और उन सब पागलों के जो गार्जियन हैं, मिलने का समय था, लोग मिलने आ रहे थे। कोई पागल अपनी पति से मिलने आ रहा है तो कोई पत्नी से। उसी में एक पागल पत्नी थी और उसका पति जो है मिलने आया था, वह उससे लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी
वार्ड परिचारिकाओं को तरफ इशारा करके कह रही थी कि सुनिए ना, ये जो है ना, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती है, अच्छा खाना खाने नहीं देती है, बाल में लगाने के लिए तेल नहीं देती है ना। ऐसा शिकायत कौन कर रही थी? पागल पत्नी। किससे? अपने पति से। माँ जी उस समय परिचिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। एक परिचारिका, एक नर्स दौड़ करके आती है उस पागल स्त्री के पास और कहती है कि बहन, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, एक बार इसे खा तो लो, है ना। बड़े ही प्यार से कहती है कि बहन, तुम्हें अब मैं सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति जो है बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन लाए हैं, एक बार इसको खा तो लो। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है ना। वो पागल स्त्री कहती है कि मैं ब्रश नहीं किया हूँ, मंजन नहीं किया हूँ, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला हुआ था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु, काम करने वाले जो भी यहाँ अस्पताल में लोग हैं वो सब के सब क्या है? दयालु है। यह दृश्य देख करके माँ को अस्पताल पे और थोड़ा सा विश्वास क्या है? बढ़ गया, है ना। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। इतने में ही डॉक्टर और मेट्रॉन यानी अस्पताल की जो नर्स थी वो सब आ जाते हैं माँ जी के पास, और उतने में ही जो मंगू का भाई था मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बढ़ा देता है डॉक्टर के पास। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा, और बेटा बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, इलाज बढ़िया से करिएगा और इसका ठीक से देखभाल करिएगा, है ना। ऐसा इसलिए बोला कि ताकि उसकी माँ को लगे कि नहीं, बहन के प्रति इसे भी दया का भाव है ना। मेटर ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोली, बहन, चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं है। इतना कहते हुए ही उसका कंठ क्या आया? भर आया और बाकी अधूरा रह गया, है ना। इतना ही बोली कि माँ का कंठ क्या हो गया? रुंध गया, भर गया, और इतना ही बोल सकी, वाक्य अधूरा रह गया। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ाई। एक बोली, माँ जी, आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डालकर खिलाएंगे। देखो कैसे कैसे अस्पताल कर्मी कितने अच्छे है ना। सारे लोग माँ को आश्वासित करने पे लगे हुए हैं। एक कहती है कि हम इसके मुंह में कौर डाल करके खिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, है ना। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सोई रहेगी तो इसे वायु हो जाएगी, यानी ठंड लग जाएगी, है ना। पता यही तो बात है बहन, इसे कपड़े पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है। यदि इसका कपड़ा नहीं बदलेगी तो यह बीमार पड़ जाएगी, ठंड लग जाएगी इसे, है ना। तो देखिए यहाँ दूसरी परिचारिका क्या बोलती है, कहती है, रात में 4-5 बार जांच की जाती है माँ जी, अब क्यों चिंता कर रहे हैं? माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। फिर प्रश्न माँ करती है कि रात में यदि रोशनी जलता रहेगा, कमरा में बल्ब जलता रहेगा, इसको नींद नहीं आता है। तो कहती है, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है, इसे दूसरी उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना। फिर से क्वेश्चन करती है माँ, पूछती है, कहती है कि इसको दूसरी उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, क्योंकि सुन चुकी थी कि
कुसुम को कैसे रखा जाता था, बांध के रखा जाता था। पहले वो उपद्रव मचाती थी, अब उपद्रव नहीं मचाती, इसलिए ये कहती है कि उपद्रवी मरीज मंगू को मारे पीटे नहीं, इसका ध्यान रखना, वह देखना। तो परिचारिका कहती है जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है, इसका आप बिल्कुल फिक्र ना करें, है ना। जो भी उपद्रवी मरीज होते हैं ना, उसको कहाँ रखा जाता है, अलग रखा जाता है। हर रात में हर एक मरीज के लिए एक एक कमरा बना हुआ है, एक कमरा में एक ही मरीज सोता है, इसलिए आप इसका भी बिल्कुल फिक्र ना करें, है ना। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी के अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा खुला थोड़ा खुलता, इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी नजर 2-3 बार अंदर घूम रह जाती। 3-4 स्त्रियों के अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते देखा। और कहता जब भी कोई मरीज से उसके परिजन मिलने आते थे तो हल्का सा दरवाजा खुलता था, गेट यूं खोला जाता था, मरीज को निकाला जाता था, उसके परिजन से मिला दिया जाता था और पुनः मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा दरवाजा खोल के कमरे के अंदर कर लिया जाता है। इसी का मौका उठा करके मंगू की माँ ने अपनी जो है नजर झांक रही थी अस्पताल के अंदर, देख रही थी और देखी कि अंदर में 2-4 स्त्री है, एकदम जैसे तैसे कपड़ा पहनी हुई, बाल सब उसका बिखरा बिखरा है ना। ऐसी दशा देख ली कौन, माँ। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कुर्ती और भयभीत आंखों से देखा, वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर रहने की जगह देखने की इच्छा हुई और जब माँ ऐसा देखती है इसके मन में फिर एक सवाल उठता है कि काश जो मेरी बेटी रहेगी, जहाँ मंगू रहेगी ना, मंगू वाला कमरा मैं देख लेता एक बार ना, तो अच्छा होता है ना। देखने की इच्छा हुई, मांग की मंगू जिस कमरे में मंगू को जिस कमरे में रखना तो मुझे दिखला दो, है ना, दिखला दे। तो यहाँ पे मेटर ने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यहाँ पे मेट्रन कहती है, अस्पताल की परिचारिका कहती है कि नहीं माँ जी, अंदर अलाउ नहीं है, कोई नहीं जा सकता है अंदर। विस्मय भरे नेत्र से यह नई दुनिया देख रही थी मंगू की माँ जी। बगल में लकी सिर पर हाथ रख माँ जी रोज इसी तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी थी। तभी उसका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। एक आक्रांदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों में चौधार आंसू बह चले, ऐसी रुदन से भयस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए। दीवारें भी आग्रह उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, यह वहां किसी ने नहीं देखा। और जब मंगू अस्पताल में भर्ती हो रही थी तो उस समय इसके भाई, माँ, सारे लोग रो रहे थे, है ना। और वहां के मेट्रन, डॉक्टर सब यह दृश्य देख करके ना आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा परिजन कभी देखा ही नहीं था कि किसी पागल के लिए लोग इतना बेहद स्नेह और प्यार करने वाला, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, है ना। यह वहां किसी ने नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। एक जो नर्स होती है ना, वो हाथ का रुमाल यूं ऐसे फटकार कर और यूं ऐसे हिलाती है और मंगू को दिखाती है, कहती है लोगी चाहिए तुम्हें, है ना। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़ करके एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहेगी ना, है ना।
नर्स जो है बड़े ही प्यार से मंगू को कहती है कि बहन तुम मेरे पास रहोगी ना, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह आधा दरवाजा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। और इतना ही बोली, रुमाल की बहाना से मंगू को जो है अस्पताल के अंदर भर्ती कर लिया गया और मंगू हंसते हंसते चली गई। है ना, किसी भी बच्चे को ललक होती है किसी नए खिलौने के प्रति, और मंगू जो है पहली बार वो रुमाल देखी ना, तो रुमाल पकड़ने को लेकर के धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाती है और परिचारिका जो है उसको अस्पताल के अंदर लेकर चली जाती है। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखे माँ जी ने पुनः निकाली। फिर जोर से माँ रोने लगती है, मंगू मंगू कर करके, है ना, बेटी रुक जाओ, है ना, अस्पताल के अंदर मत जाओ, ऐसा करने लगती है उसकी माँ। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ करके जा रही है, ऐसा मान लीजिए। जब ऐसा उसकी माँ का दृश्य हो चुका था, तो डॉक्टर बोलता है कि माँ जी, आपका जो ये बेटा है ना, इस बेटे की तरह मुझे मानिएगा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। आप अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप एक बेटे के पास छोड़ के जा रहे हैं, है ना, मैं भी इसका क्या हूँ, भाई हूँ। ऐसा ही समझिएगा, ऐसा मानिएगा। अधेड़ वय की वालवय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ, है ना। वहीं पर एक विधवा नर्स थी, परिचारिका थी, वो आकर के मंगू की माँ को आश्वासन देती है कि सुनिए, आज तक जो है आप इसकी माँ थे, आज से मंगू की नई माँ मैं हूँ, मैं इसको माँ की तरह ही देखभाल करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर जाइए, आराम से खाइए पिए सोइए, है ना। ऐसा कौन कहती है, अस्पताल की परिचारिका। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजवान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल से ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके, और यहाँ पे और कुछ बोलना चाहती थी, डॉट 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 है, नहीं बोल पाई और उनका कंठ क्या हो गया, भर गया। अर्थात मंगू के माँ यह कहना चाह रही थी कि आपके अस्पताल से कुसुम जो है ठीक होकर के गई है ना, इसी की सूचना जान करके, उसको ही देख करके मैं आपके अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती कराने आया हूँ, अदरवाइज मैं आता भी नहीं, है ना। मेटर ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाए, अब चिंता मत कीजिए माँ जी, जैसे कुसुम ठीक हुई है ना, आपकी बेटी भी थोड़े ही दिन में ठीक होकर के पुनः घर चली जाएगी। माँ जी की सिसकियां रुकी, फिर उसकी दृष्टि उस बंद दरवाजे के पार मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे ही उसे याद दिलाया हो, वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में, है ना। फिर वो परिचारिका से बोलती है कि मेरी बेटी जो है ना, रूखी रोटी नहीं खाती है, या तो वो दूध के साथ खाती है, यदि अस्पताल में दूध ना रहे तो क्या चीज के साथ दीजिएगा, दाल के साथ दीजिएगा। ऐसी फरियाद करती है मंगू की माँ, किससे, अस्पताल की परिचारिका से, है ना। यहाँ तक समझ गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ जी की करुणा आंखों की तरफ नजर करके मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई, वैसे ही वह नीची दृष्टि से किए हुए बोली, अच्छा ठीक है ना। अब मेट्रन में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उस माँ को समझा पाए, उसका भी जो हृदय न है करुण से भर गया था।
करुणा से भर गया था। इतनी ममता एक पागल बच्ची के प्रति कैसे हो सकती है? इतना प्यार कोई माँ कैसे कर सकता है ना? यह सोच रही थी। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए हुए। जैसे ही मंगू को अस्पताल में भर्ती करके माँ और बेटा निकलता है, तो उसके चेहरे पे क्या छाए हुए रहते हैं? शोक के बादल छाए हुए हैं। शोक मतलब दुख का भाव बना हुआ है ना? चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठे विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे हमें। अब जब अस्पताल में भर्ती करके माँ और बेटा लौट रहा है मंगू को, तो जब ट्रेन में सफर कर रही है, तो मंगू के माँ के मन में एक फिर प्रश्न उठता है और वो मन ही मन पूछती है कि अस्पताल में मंगू को सोने के लिए चारपाई देता होगा या नहीं देता? कहाँ सुलाता है? चौकी पे सुलाता है, पलंग पे सुलाता है, बेड पे सुलाता है, कहाँ सुलाता हो? या ऐसे नीचे फर्श में सुला देता है? यह सवाल जो है उसके हृदय को झकझोर देती है। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। और पूरा रास्ता में यही सोचते जा रही है मंगू के बारे में ही, कि यदि मंगू को चारपाई नहीं देगा सोने के लिए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने ना दिया था, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा ना लगे, वैसा कुछ जरूर होगा, इसलिए तो हमें जाने का नियम नहीं बनाया होगा ना। इस बात का पुष्टिकरण करता हुआ अध खुला दरवाजा भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां, जो थोड़ा सा दरवाजा खुलता था ना, उससे झाँक करके जो मंगू की माँ देख ली थी ना, तो ये मन ही मन सोचती है कुछ तो ऐसा होगा अस्पताल के अंदर, तभी तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और नर्स जो है बहाना बना दी कि अंदर जाने का नियम है। मानते हैं कि अस्पताल अच्छा है, अस्पताल के में काम करने वाले कर्मचारी अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो बात होगा ना जो हमसे छुपाया जा रहा है। और इस बात को पुष्टिकरण करती है कौन? वो चार पागल स्त्रियां जो अंदर में बाल उलझा हुआ बाल दिख रही थी, जैसे तैसे साड़ी पहनी हुई थी। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें ना देख कर रोती होगी वैसे आवाज सुनाई दी। माँ ट्रेन में बैठी हुई है और उसको ऐसा अनुभव हो रहा है, कान बज रहा है, मानो जैसे मंगू पुकार रही है कि माँ माँ माँ, है ना? कहाँ चली गई? ऐसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? किसी को कहता है कि जले पे नमक छिड़कना। बेचारी अस्पताल से भर्ती करवा के आ रही है अपनी बेटी, कितनी शोक रही है, शोक से भरी पड़ी है। इसके बावजूद भी यात्री है, इनसे सवाल करती है, माँ क्यों रो रही हो? माँ क्यों रोती हो? माँ जी किसी की मृत्यु हो गई है क्या? है ना? बड़ा ही क्या ही बोले, कैसे सहन की होगी मंगू की, है ना? चलिए, रात के 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देखती पड़ोसी जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था और दोनों ने खाने के लिए मना कर दी। कौन कौन मना कर दी? मंगू की माँ। जब 11:15 बजा था, यानी 10:45 हुआ, तब जाकर के वो देर रात घर पहुंची। कौन?
मंगू की माँ और भाई। जो उनके पड़ोसन थी, दो स्त्रियां जो उसको बैलगाड़ी पर बैठाई थी, वो इन दोनों के लिए खाना बना करके रख दी थी। अक्सर गांव में ऐसा होता है, वहां जो है ना मानवता होती है, शहर में नहीं होती, शहर में बहुत कम दिखाई देती है। गांव में आज भी इतना मानवता होता है कि यदि किसी के घर में किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो उनका घर का भोजन पड़ोस वाले बिना पूछे हुए ही बना देते हैं और भोजन बना करके पहुंचा भी देते हैं। लीजिए, खा लीजिए, कोई बात नहीं, आपके यहाँ इस तरह की घटनाएं हो गए तो हमारे यहाँ का खाना खा लीजिए। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, जिसके घर में घटना घटी है वो जाने, या तो होटल से लेकर के खाओ, है ना। लेकिन गांव में ऐसा होटल कुछ होता नहीं। यहाँ भी मंगू के जो पड़ोसन थी ना, उनकी माँ के लिए, मंगू के माँ के लिए और भाई के लिए खाना बना दी थी, लेकिन खाने से इन्होंने मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले की भी जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसन ज्यादा खींचातानी ना कर सकते। तथा यदि किसी सज्जन का मृत्यु का घाव ताजा हो तो उस समय ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए कि खाना खाइए लीजिए, है ना। इसलिए पड़ोसन भी खींचातानी नहीं की, छोड़ दी, है ना, कि नहीं खाने का मन है, छोड़ देते हैं। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज रहा था। तंबूरा मतलब उनके मन में विचार था कि क्या मेरी बेटी ठीक होगी या नहीं, है ना। मंगू या फिर मेरी बेटी अगर इस समय अस्पताल में होगी तो किस दशा में होगी, कैसे होगी, है ना। मंगू इस समय क्या कर रही होगी, पल पल में यही विचार उनके हृदय को भेद रहा था। उनके हृदय में ये चुभन की तरह सवाल चुभ रहा था। कौन सा सवाल, मंगू इस समय कैसे होगी, खाना खाई होगी या नहीं खाई होगी, कपड़ा पहनी होगी या ना पहनी होगी, लाइट बंद किया होगा वहां वाला या नहीं बंद किया होगा, है ना। कितनी ठंड है, उसे उठाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्रॉक और बिछौना बदला होगा। इस तरह का सवाल किसके मन में उठ रहा है, मंगू के माँ के मन में उठ रहा है ना। जैसे मंगू उनकी बातें सुन रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब ना करना। ये मंगू की माँ घर में है, मंगू अस्पताल में है और इसकी माँ ऐसे बोल रही है जैसे मानो मंगू पास में है और समझा रही है उसको कि बेटा पेशाब मत करना, है ना करना। ओढ़ा हुआ फेंकना मत, ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती थी। ऐसा मंगू की माँ इसलिए कर रही थी कि प्रत्येक दिन मंगू को जब सुलाती थी ना, ये शब्द का उच्चारण करती थी। फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती, रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्रॉक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चल जाए और उसे गीले में सोए रहने ना पड़े, है ना। मंगू ये बचपन में भी बचपन से ऐसी करते आ रही थी। उसको सुलाने के समय समझा के सुलाती थी कि बेटा पेशाब मत करना, है ना, कपड़े गीले हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, है ना। लेकिन मंगू ये बचपन से धीरे धीरे बड़ी भी हो गई, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसलिए माँ उसे अपने साथ ही सुलाती थी कि यदि वो पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चल जाए, और पता चल जाए तो उसका फ्रॉक और बिछावन जो है बदल सके और गीले में उसे सोए ना रहना पड़े, है ना। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सुना सुना लगता था, और आज की रात तो मंगू माँ के साथ नहीं है ना। इसको पूरा घर एकदम बिल्कुल सूना सूना लग रहा है ना। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। फिर से एक नया सवाल उसके मन में आया कि मंगू को मेरे साथ सोने की आदत है, पता नहीं उसको अस्पताल में नींद आया होगा या नहीं, है ना।
उनके लिए आंखें बावरी बन उठे, उन्हें उठती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चरपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं मां होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उसकी एक सिसकी फूट पड़ी और अंत में चरपाई पे बैठे बैठे वो पीछे की ओर लेट जाती है और लेटने के बाद उसका सिर जो है पाटी से जा टकराता है और ये सोचने लगती है कि हाय रे किस्मत, क्या हुआ, मैं माँ होकर के भी अपनी बेटी का सेवा नहीं कर पाई, रक्षा नहीं कर पाई और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। ऐसा विलाप कर रही है कौन? मंगू की माँ, है ना। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। जाओ, घर के आंगन में माँ सो रही है, वहीं पे थोड़ा सा दूरी पे बाहर जाकर के खंड कहे तो दलान टाइप का जो होता है ना, वहां पे जाके सोया हुआ है जहाँ जानवर को बांधा जाता है। उसी खंड में सोया हुआ है कौन? उसका पुत्र। चरपाई ले जाकर के सोया हुआ है कहीं दूर में, है ना। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता ना थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा था। मानते हैं कि जितना प्यार माँ कर सकती है अपने पुत्र से और पुत्री से, उतना एक भाई नहीं कर सकता है। लेकिन उस रात मंगू के भाई को भी अपनी बहन की चिंता थी, है ना। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। और भाई के मन में भी एक प्रश्न उठा कि जब मुझे इतना चिंता हो रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो माँ पर क्या बीतता होगा, है ना। यह प्रश्न किसके मन में उठा? मंगू के भाई के मन में। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को एहसास हुआ, है ना। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ। और फिर भाई ने एक निर्णय लेता है कि नहीं, बहुत कष्ट से मेरी माँ गुजर रही है और इस कष्ट को टालना होगा। यदि मैं एक बेटा होकर के अपनी माँ की इस कष्ट को नहीं टाल सकता, फिर मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा। माँ के बोझ को हल्का करना चाहिए मुझे, है ना। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक और ऐसा प्रण करता है भाई कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, है ना। यदि मेरी पत्नी हमारी बहन की देखभाल नहीं भी करेगी ना, तो मैं माँ के बोझ को हल्का करूंगा। मैं खुद उसकी, है ना, मलमूत्र धोऊंगा, धोने को तैयार हूं, लेकिन इस कष्ट को खत्म करूंगा माँ के सिर से, है ना। इसके साथ उसके छाती पर जो काला पत्थर थे, इतना दुखों का पहाड़ था, वो थोड़ा सा खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुना करके सांत्वना देता, पर वह शांत पड़ गई लगी। इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों के पलके को गिरा दिया और वह यह सोए निश्चय कर रहा है कि शायद अगर अगली बार माँ सिसकी लेगी, रोने की आवाज आएगी ना, तो हम उठ के जाकर के बोलेंगे, माँ तुम क्यों इतना टेंशन ले रही, मैं हूं ना माँ। मंगू का देखभाल इसकी भाभी अगर नहीं करेगी, मेरी वाइफ नहीं करेगी, तो मैं खुद करूंगा, आप मुझ पे भरोसा करें। ऐसा कह दूंगा माँ से जाकर के, माँ को सांत्वना दूंगा। लेकिन माँ दूसरी सिसकी नहीं लेती है, जिसके कारण बेटा जो है सोने के लिए आंख के पलकों को गिरा लेता है ना। जब सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव जैसे वेद डाले वैसी चीखे माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला।
अतः जैसे ही रात में तो सारे लोग सोए ही, मंगू की माँ और मंगू के भाई सो ही रहे थे। 11:45 बजे तो अस्पताल से ही आए। 1 बजा 2 बजा, दोनों माँ और भाई सो गए। सोने के पश्चात जैसे ही सुबह होने वाला, सुबह का 5 बजने वाला था, भोर होने वाला था, है ना। जैसे ही सुबह होने वाली थी, चक्की चलने लगी, मथने वाली चक्की। ये गांव घर में होता क्या है कि हर एक घर में, प्रत्येक घर में पशुपालन होता है। पशुपालन करने का तात्पर्य हमारा ये है कि हर एक घर में गाय और भैंस पाली जाती है, और पाली जाती है तो उससे जो दूध का उत्पादन होता है, उस दूध से मक्खन बनाई जाती है, छाली बनाई जाती है, छाछ बनाया जाता है। तो दूध को मथा जाता है, सुबह तो घिरनी चलती है ना। तो एक मथनी, उसी को बोलते हैं मथनी चलने की आवाज। सुबह सुबह महिलाएं मथनी चलाती है, चक्की चलता है, ये मधुर आवाज गूंज रही थी सुबह में। और उसी समय मंगू की माँ जी ने एक आवाज अर्थात चीखे मारनी शुरू कर दी। क्या? दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला। सुबह का जो वातावरण होता है ना बेटा, बड़ा ही ठंडा होता है, मनमोहक होता है। और जैसे ही वातावरण ठंडा होता है तो धीमा आवाज भी बहुत तीव्र गति से दूर तक जाती है। और मंगू की माँ जो चिल्ला रही थी अपने आंगन से, सोए सोए पड़े पड़े चिल्लाने लगी। यह आवाज जो है पूरे मोहल्ले में फैल गया, है ना। और जब फैल गया, है ना, तो पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चकियां और मथनियां रुक गई। सारे लोग, मोहल्ले वाले सब दौड़ पड़े मंगू के घर की तरफ। और सारा मथनी चक्की चलना क्या हो गया? बंद हो गया, रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ा आया, और जो आए वैसे ही ठिठक गए। आते के साथ जो नजारा देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं ना, तो भौचक्का कर देने वाला है। ठिठक गए सारे लोग, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। एक पागल को तो भर्ती करवा के आई है, और माँ जी मंगू के श्रेणी में मिल गई। अर्थात एक पागल को घर से अस्पताल छोड़ करके आई, और पुनः एक व्यक्ति उस घर में फिर से पागल हो गई। यानी मंगू की माँ भी अब मंगू की तरह पागल हो गई, उसी की श्रेणी में जाकर के मिल गई ना। और यहीं पर इस कहानी का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है, अंत हो जाती है ना। तो ये थी माँ और एक बेटी की ममत्व से भरी हुई कहानी। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। यही है ट्रेन का वो सफर, जहां माँ जो है अपनी बेटी मंगू को लेकर के सफर कर रही है। और ये देखिए यात्रीगण, है ना, यात्री करने वाले सारे लोग इस पे कमिटमेंट कर रहे हैं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? स्त्रियों, यात्रियों की बातें माँ के कलेजे को छलनी छलनी कर रही है ना। ऐसा कमिटमेंट कौन कर रहे थे? यात्री लोग। और पत्थर की इमारत, अस्पताल की उस डरावनी इमारत को देखकर माँ के कदम भारी हो गए। यही वो अस्पताल है जहां इलाज होने आया है। किसका? मंगू का। शहर का बड़ा सा अस्पताल है, जहां देखिए माँ आई है अपने बेटी को लेकर। अरे ही वो परिचारिका है, और ये रही मंगू की माँ, और ये मंगू का बड़ा भाई, और इधर कोने में पड़े मंगू, जिसको इलाज करवाने के लिए लाया गया है ना। चलिए इसको समझते हैं, है ना। माँ की फरियाद। इसे रात में कपड़े बिगड़ने की आदत है, इसे सूखा बिस्तर दीजिएगा। एक एक करके अपनी चिंताएं गिनाने लगती है। इसको? अस्पताल के परिचारिका को, है ना। कौन? मंगू की माँ।
अरे ही देखिए वो नर्स है जो रुमाल यूं फटकार करके कहती है कि मंगू तुम्हें चाहिए क्या? क्या? रुमाल। मंगू जो है अपनी माँ के हाथ छोड़ करके दौड़ जाती है किसके तरफ? नर्स की तरफ। अरे ही मौका पा करके नर्स जो है उसको अस्पताल में क्या कर लेती है, अंदर लेकर के चली जाती है। रुमाल का यह खेल है। परिचारिका ने रुमाल फहराया, मंगू पहली बार माँ का हाथ छोड़ करके उसकी ओर दौड़ गई। आगे जब अंत में अस्पताल में भर्ती हो गई मंगू, तो माँ वहां दरवाजे पे फूट फूट करके रोने लगी। और यह उसका मंगू का भाई है जो उसको उठा करके ले जा रहा है कि चलो ना माँ, है ना। दरवाजा यहाँ पे बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हुआ, माँ की एक हृदय विचारक चीख अस्पताल के सन्नाटे में गूंज उठी, है ना। अरे ही अंत में मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा करके उसका भाई और मंगू की माँ दोनों लौट रहे हैं। देखिए कितना उदास है, सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे का सफर है। वापसी के सफर में दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। एक भी शब्द किसी के मुंह से निकल नहीं रहा था। और यह देखिए जब 11:15 बजे मंगू के भाई और मंगू की माँ अपने घर आते हैं, जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजे की तरफ प्रवेश करने वाले होते हैं, इसकी पड़ोसन हाथ में भोजन लेकर के आती है ना। और इस समय घर जो है बिल्कुल सूना सूना है। स्वजन की मृत्यु का घाव भी शायद इतना गहरा नहीं होता। माँ ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। जितना गहरा ये घाव था ना, शायद मृत्यु का घाव भी इतना दर्दनाक नहीं होता है माँ के लिए जितना दर्दनाक ये घाव था। अरे वो देखो मंगू का चरपाई है, लेकिन मंगू यहाँ पे सोई नहीं है, माँ सोई हुई है और इस तरफ हाथ करके रखी हुई है। माँ अपनी बेटी का एहसास कर रही है, शायद मेरी बेटी यहाँ, लेकिन बिस्तर क्या है? खाली है। खाली बिस्तर और भ्रम। माँ के अंतर में एक तंबूरा बजने लगा। वह शून्य में बोलने लगी, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत, नहीं तो क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। अपराध बोध का पहाड़। रही पे माँ को एहसास हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। माथे पकड़ करके वो छोड़ने लगती है। मैं माँ होकर भी उसे अस्पताल में छोड़ा ही, यह विचार उसके सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। किसको? मंगू के माँ को। क्या ही बोले, ऐसी कहानी है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताऊं मैं। अरे ही वो मंगू का गांव है। देखिए बीच से सड़क है, रास्ता है, एक इधर रास्ता गई, एक इधर गया है। बहुत सारे यहाँ पे घर बने हुए हैं। घर से रोशनी आ रही है। सुबह का समय था, है ना। सुबह भोर होने वाला था। चारों तरफ घर में, सबके घर में लाइट जल रही है, चक्की मथनी चल रही है। और इसी समय यह चीख पुकार सुनाई देती है। आधी रात की चीख सुबह की शांति को छीरती हुई एक भयानक चीख गूंजी, दौड़ो रे मंगू को मार डाला। और यह चीख सुन करके गांव के जो भी लोग, जिनके कानों तक आवाज गई, सारे लोग, देखो इस घर से भी व्यक्ति निकले आ रहे हैं, इस घर से भी, एक यहाँ यानी सारे लोग दौड़ पड़े। इस घर के भी लोग दौड़े, सारे घर से लोग दौड़ पड़े। किसके घर की तरफ? मंगू के घर की तरफ, है ना। और यह देखिए यही है मंगू का घर। और बेटा भी उठा
मंगू का भाई दौड़ पड़ा सरपट माँ की ओर और इसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति आए, गांव वाले लोग भी आ गए, है ना। इधर से भी और इधर से भी, क्या हुआ रे, क्या हुआ रे, है ना। चीख पुकार, पूरे मोहल्ले में कोलाहल मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख सुन करके बेटा उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ाए, चकियां और मथनियां रुक गई, है ना। सब कुछ सन्नाटा हो गया। और यही वो इस पाठ का जो वास्तविक सच है, नजारा है। देखिए जिस तरह से उलझी उलझी बाल मंगू का रहता था, और उसी की श्रेणी में इसकी माँ भी जो है मिल जाती है। और सारे लोग देख करके सबके चेहरे पे एक आश्चर्यचकित का भाव होता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं सारे लोग कि हाय रे किस्मत, ये क्या हुआ। एक तो बेटी पागल थी, अब माँ भी पागल हो गई, है ना। जिसने सुना वही दौड़ाया, और जो आए वैसे ही ठिठक गए। देख करके लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। कहने का तात्पर्य कि मंगू की तरह माँ भी अब क्या हो गई, पागल हो गई। यही तो देखिए पागल का दृश्य है। तो यही पे कहानी समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं कमेंट में माँ जरूर लिखिएगा, है ना। मैं सभी बच्चों का कमेंट को पढ़ूंगा और बारी बारी से सबका रिप्लाई भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह के अन्य कहानियों के लिए बने रहिए बिहार बोर्ड वाला के साथ। मैं राजेश कुमार इसी तरह की कहानी लेकर के आया करूंगा इसी बिहार बोर्ड वाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।